So hello people, this is your channel CATV and इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी शेयर बेस्ड पेमेंट, राइट। तो हम शेयर बेस्ड पेमेंट समझेंगे, इसके रिविजनरी कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम देखेंगे। देन उस कंसेप्ट से रिलेटेड हम जो है ये क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट है, वो कुछ कंसेप्ट हम देख लेते हैं। कुछ इंट्रोडक्टरी जो पर्टिकुलर वर्ड्स है जो हम क्वेश्चंस में काउंटर करेंगे ही, तो वो सारे वर्ड्स का हम समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब क्या होना चाह रहा है कि शेयर के बेसिस पे आपको पेमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे तीन तरीके की डेट होती है, ग्रांट डेट, वेस्टिंग डेट एंड एक्सरसाइज डेट। जहाँ पे कंपनी जो है ऑप्शंस देती है, ग्रांट डेट वो डेट होती है जहाँ पे कंपनी ऑप्शंस ग्रांट करती है, ठीक है। कि देखो हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, हम आपको शेयर ऑप्शंस दे रहे हैं, और अगर आपको ये शेयर ऑप्शंस को सस्ते में अवेल करना है, मतलब यही है कि आपको सस्ते में कुछ चीज़ें ऑफर करें, तो अगर आपको ये चीज़ अवेल करनी रहेगी तो आपको कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। तो यही ही जो कंडीशंस है वो पीरियोडिकली होती है, एक साल से ज़्यादा तक आपको कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। जो भी है आपको एक साल से ज़्यादा कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। हम क्वेश्चन में और स्पेसिफिक चलेंगे। तो कंडीशंस एक साल से ज़्यादा में पूरी हो रही है तो ठीक है, आप जो भी है वेस्टिंग कंडीशन, आप वो वेस्टिंग कंडीशंस पूरी करो, फिर आप जो हो जाते हो इंटाइटल्ड हो जाते हो। चलो, तो इधर जो है अपना दूसरा होता है वेस्टिंग डेट। तो आपने जब ग्रांट डेट पे आपको ग्रांट किया कंपनी ने, आपने बाकायदा अपनी वेस्टिंग कंडीशंस पूरी करी। फिर जब वेस्टिंग कंडीशन आपने पूरी कर दी, अब आप एलिजिबल हो जाते हो कि यार आपने जो बोला तो मुझे दो वो ऑप्शंस। तो वेस्टिंग डेट पे एम्प्लॉय जो है वो एलिजिबल हो जाता है। जनरली कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में ही ये ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। फिर आप इंटाइटल हो जाते हो। कुछ पीरियड आपको वेटिंग पीरियड, कभी कभी आपको क्वेश्चन में वेटिंग पीरियड भी देखे रखेंगे। फिर एक्सरसाइज डेट पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। मजे की बात यह है कि कुछ एम्प्लॉय जब इंटाइटल्ड हो जाते हैं ना, तो वेटिंग पीरियड में कुछ एम्प्लॉय चले भी जाते हैं, जैसे कि एलिजिबल हो गए। ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम में पास हो गए, फिर लग रहा है कि चलो यार डिग्री नहीं लेते, कुछ दूसरा करते। ये यूपीएससी के एग्जाम में पास हो गए, अच्छा चलो ठीक है, अब पास हो गए, अब क्या मज़े नहीं आ रहे यार अंदर, तो चलो अपन कुछ दूसरा कर रहे हैं। मतलब आप इंटाइटल्ड हो बट फिर भी आप अवेल नहीं कर रहे हो। ये भी ऐसा भी स्वैग लेके लोग घूमते हैं, और क्वेश्चन में हमको दिखेगा जहाँ पे वेटिंग पीरियड में ही कुछ लोग चले गए हैं। उसका इनकी जो ये ऐसे लोग हैं ना, यहाँ पे जो अकाउंटिंग होती है ना, ये अकाउंटिंग डिफरेंट होती है, यहाँ की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है, ये जो बीच की अकाउंटिंग है। क्योंकि ऑप्शंस गिवन बाय कंपनी ने 1000 एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया, 800 लोग इंटाइटल हुए, तो ये जो 200 लोग किधर फंसते हैं ना, ये 200 लोगों की अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है। और फिर 800 में से जैसे कि 750 लोगों ने ही अवेल किया, तो ये 50 लोगों की जो है अकाउंटिंग वो अलग होती है। फिर ये एक्सरसाइज डेट होता है, ये डेट की हमने बात करी। फिर हम समझे कि ईसॉप होता है, ईएसपीबी होता है और सार होता है। ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान और शेयर अप्रिसिएशन राइट, ठीक है। अब ईसॉप और ईएसपीपी जो एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं ईसॉप और ईएसपीपी एक तरीका है जहाँ पे हम पेमेंट इक्विटी के थ्रू करते हैं, ठीक है। एक जगह स्टॉक ऑप्शन है कि आपके पास ऑप्शन है, आपको परचेस करना नहीं करना जो भी है, और एक है स्टॉक परचेस प्लान, ठीक है। तो इधर ऑप्शन दिए जाते हैं और इधर स्टॉक्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ है। अभी हम इस दोनों का डिफरेंस हम तब समझेंगे जब हम इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एक आता है सार। ये सार जो होता है वो कैश सेटल्ड होता है। तो एम्प्लॉय, और एक होता है एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान विद कैश अल्टरनेटिव, इन दोनों का कॉम्बो है। जहाँ पे एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान है, ये एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान जिसमें कैश अल्टरनेटिव है, इन दोनों का कॉम्बो है। मतलब वही इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड और कॉम्बो, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब मेथड की बात करें तो अब जो है हम ईसॉप कर रहे हैं, ठीक है। ईसॉप कर रहे हैं तो समझो, ईसॉप, ईएसपीपी, सार हम तीनों करेंगे। ईसॉप और ईएसपीपी को इक्विटी सेटल्ड बोल दिया, सार को कैश सेटल्ड बोल दिया। अब इसका कॉम्बो ही है एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान विद कैश अल्टरनेटिव, ठीक है। अब मेथड ईसॉप वैल्यूएशन। तो ईसॉप वैल्यूएशन को कैसे आप करोगे, ईसॉप की अकाउंटिंग आप जो है कैसे करोगे, ईसॉप वैल्यूएशन कैसे करोगे। तो दो तरीके से वैल्यूएशन होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ये है इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू। ईसॉप वैल्यूएशन मतलब कि ऑप्शन कितने पे मिल रहा है, या तो आप बोल सकते हैं कि आपको कितना सस्ते में शेयर मिल रहे हैं। तो देखो,
ग्रांट डेट पे देखा जाएगा। ग्रांट डेट पे आपको देखो कि यार ग्रांट डेट पे मतलब कि डेट जिस डेट पे ऑप्शंस दिए जाते हैं उस टाइम मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे जिस डेट पे ऑप्शन दिए तो देखो यार शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, 600, और हमको एक्सरसाइज मतलब हमको कितने में दे रहे हैं, 80 में दे रहे हैं, मतलब ये 20 रुपये है ये ऑप्शन है, ठीक है। फेयर वैल्यू में यही जो करंट मार्केट वैल्यू है ये चेंज होकर आर्म लेंथ प्राइस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ठीक है इंट्रिंसिक वैल्यू इस तरीके, इंट्रिंसिक वैल्यू में हम मार्केट वैल्यू देखते हैं और फेयर वैल्यू में आर्म लेंथ प्राइस देखते हैं, और कभी कभी आपको फेयर वैल्यू दे के ही रखते हैं, तो दे के रखते तो अच्छी बात है, इनफैक्ट नहीं दे के रखे तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया ऑप्शन का वैल्यूएशन। अब देखो, अब जो भी होता है कि यार सपोज करो कि यार ऑप्शन को अवेल करने के लिए आपको 3 साल तक की कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो 3 साल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, मतलब कि आप 1000 एम्प्लॉयज़ को जैसे कि आप ऑप्शन दे रहे हो और ऑप्शन का आपने वैल्यूएशन करा है, तो सपोज करो इंटू 20 रुपये का ऑप्शन है, तो ऐसे करते हुए 20,000 हो जाते हैं। ये 20,000 तो कंपनी खर्चा ही कर रही है एक तरीके से। कंडीशन अगर अपन मान ले 3 साल की है तो एक तरीके से 20,000 के ऑप्शंस 3 साल में वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 3 साल में वेस्ट करने पड़ेंगे तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से ही होती है कि 20,000 को 3 से डिवाइड कर लो, चलो अपन 21,000 कर लेते हैं। तो 21,000 डिवाइड बाई 3 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉस, मतलब पहले साल में 7,000 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। अब ये जो एक्सपेंसेस है ये सबसे पहले ईसॉस में चले जाएंगे। ये ईसॉस गुल्लक है, ये गुल्लक में हर साल एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंडिचर अपोर्शन हो गया और उसमें आगे अलोकेट होता है, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे डंप होता है एक तरीके से। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन टू ईसॉस एंड सीन्स ये एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है तो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉस और P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, ये एंट्री हुई, ठीक है। और इस तरीके से जो है अगले साल भी ये एंट्री होगी, इसके अगले साल भी एक एंट्री होगी। ये हो गया हमारा ईसॉस, 3 साल तक अपना ईसॉस भरा गया, ठीक है। तो अब हमारा ईसॉस भरा गया। अब जब ड्यू डेट होती है तो हमने आपको क्या बोला था कि सपोज करो कि 60 का जो भी एग्जांपल लिया होगा, बट ठीक है 60 का शेयर हमने आपको, जैसे 100 का शेयर हमने आपको 80 में दिया, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये है जो हमने 21 मान लिया एक डिफरेंस को करने के लिए, चलो ठीक है हमने 21 मान लिया, चलो हम 20 ही मान लेते हैं, तो 20,20,000 डिवाइड बाई 3 हर साल वन थर्ड ईसॉस में ज़्यादा जाएगा। 3 साल खत्म हो गया, 20,000 ईसॉस में डाल दिया। अब जो 3 साल के एंड में मैच्योरिटी डेट पे आप 80 रुपये तो लोगे ना, तो बैंक अकाउंट 80, तो जितने शेयर्स है उसके हिसाब से 80, और ईसॉस तो है ही है तो ईसॉस डेबिट हो जाएगा, मतलब गुल्लक फूट जाएगी, डेबिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर आपका 10 रुपये का देगा, बचा हुआ जो है 90 रुपये का, क्योंकि ये 80 है ये 20 है तो बचा हुआ 90 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो आप बोलोगे कि यार एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट तो आपने बता दिया क्या वो ईसॉस में जाता रहता है, फिर वो P&L में चले जाता है, ठीक है। इसकी एंट्री बता दी मैच्योरिटी डेट पे। ये एंट्री क्या है, ये एंट्री मैं आपको समझाऊंगा, ये एंट्री तब समझाऊंगा जब अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे, राइट। एंड इसके बाद कुछ ESPP की अकाउंटिंग एंट्रीज है वो अभी हम समझेंगे, पर इसके पहले हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। चलो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, राइट। हमने हार्डली 1-1.5 पेज पढ़ा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हो रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1, अजंता ग्रांट 120 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉयज़। तो अजंता क्या कर रही है, अजंता ग्रांट कर रही है 120 शेयर ऑप्शन। 120 शेयर ऑप्शन कितने को दे रही है, 460 एम्प्लॉयज़ को। सब अपने पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है ना, अपन सॉल्व करेंगे। तो 120 शेयर ऑप्शन 460 एम्प्लॉयज़ को दे रही है। ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अजंता ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, ठीक है। ईच ग्रांट इज कंडीशनल, तो कंडीशनल ग्रांट है, ठीक है। आपने 120 ऑप्शन दे दिए 460 एम्प्लॉय को, ये ग्रांट कंडीशनल है, 3 साल तक आपको जो है इसकी वेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। अजंता हैज़ एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन, तो जो आप 120 दे रहे हो शेयर ऑप्शन, इसकी जो फेयर वैल्यू है ये फेयर वैल्यू 12 है। अब अजंता क्या एस्टिमेट कर रहा है कि 25% विल लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। ये बोल रहे हैं कि जो ये बंदे हैं ना ये तो 25% ऐसे तो लीव ही कर देंगे, ठीक है। तो 25% विल लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड एंड सो फॉरफिट देयर राइट टू द शेयर ऑप्शन, ठीक है। एंड सो फॉरफिट देयर राइट
तो उनके पास जो शेयर राइट है वो भी फॉरफिट हो जाएंगे क्योंकि वो लीव कर देंगे। तो एवरीथिंग टर्न आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, और जैसा होना था वैसा ही हुआ है। तो आप समझो कि अब आप बोलोगे कि यार 120 शेयर ऑप्शन है और 460 एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं 55,200, ये 55,200 और फेयर वैल्यू देखो, डायरेक्ट फेयर वैल्यू दे के रखा है, ठीक है। तो मैं तो बोल देता हूँ कि गिवन भी है, इलस्ट्रेशन 1 में तो फेयर वैल्यू गिवन है। चलो पहले ये लिख लेते हैं, तो ठीक है, देखो इधर भी लिख दिया फेयर वैल्यू गिवन है इलस्ट्रेशन 1 में, ठीक है। चलो तो 120 इंटू 460, राइट। अब 55,200 हो गया, 12 है 6,62,400, इसका 75% कर दो, क्योंकि आपको पता है ना कि जब 25% लोग यहाँ पे निकलने वाले हैं तो ऐसे केस में 496800 ये बनता है 496800 डिवाइड बाय 3 कर दो, ये 165600। ये मतलब सिंपल सी बात है, जब आपको पता है कि कितने लोग जाने वाले हैं तो ऐसे केस में उतना हटाकर ही आप जो है अपना एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज करो। तो हम एक तरीके से समझ गए ना कि हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक्सपेंडिचर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कितने एम्प्लॉयज़ लीव हो रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो वही 165600 है, देन अगले साल भी 165600, अगले साल भी 165600, क्यूमुलेटिव ये हो गया हमारा 496800। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस टेकन इनटू कंसीडरेशन आफ्टर ये एम्प्लॉयज़ जो है लीव ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको पता है मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर ये जो इसके बीच में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं इनकी सेपरेट अकाउंटिंग होती है। सेपरेट अकाउंटिंग क्या होती है, इसका सेपरेट ट्रीटमेंट होता है, उनका ट्रीटमेंट यही है कि इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पर जो एम्प्लॉयज़ जो यहाँ से निकलते हैं ना, इनकी एंट्री क्या होती है, उन एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्ट में जो एंट्री होती है वो होती है ईसॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। उनके रिस्पेक्ट में एंट्री होती है ईसॉस अकाउंट टू डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब मैं आपको बताऊँगा क्यों एंट्री होती है जब हम क्वेश्चन करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया हमारा पूरा, इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है, काट दे चलेगा। ओके तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन ये है कि अरिहंत लिमिटेड हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर 10 ईच, ठीक है। तो शेयर कैपिटल है डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर 10 ईच ऑन 1/10/16। सी पेन पेपर लेके बैठना है हमको, ये क्वेश्चन करने के हैं, ठीक है ना। 1/10/16 मतलब ये हमारी हो गई एक तरीके से ग्रांटेड। अब इट ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दिए एट 50 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन एट 50 रुपये पर शेयर, देखो ऑप्शन ये सब दे के रखा है, ठीक है ना। अब मार्केट प्राइस 120 है। सी इट ग्रांटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 50 रुपये पर शेयर, मार्केट प्राइस 120 है। सी मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस 120 है और इलस्ट्रेशन 2 हमने जो बात करी थी और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 50, ठीक है। तो हमने क्या करा 120 माइनस 50, ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। चलो द ऑप्शन वर एक्सरसाइज बिटवीन 10 दिसंबर 16 टू 16 मार्च 17। सी 1 अक्टूबर 16 को हमको जो है ग्रांट करा था ऑप्शन, पर एक्सरसाइज किसके बीच में करना है, बिटवीन 10 दिसंबर 16 टू 31 मार्च 17, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो पीरियड है हम वो 1 अक्टूबर से लेंगे कि 10 दिसंबर से लेंगे, राइट। पहले तो ये डाउट आता है। अब एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 16,000 शेयर्स ओनली। अब समझो 20,000 शेयर्स हमने जो दिए थे ऑप्शन पे, ठीक है, उसमें से 16,000 के रिस्पेक्ट में ही जो है एक्सरसाइज करा ऑप्शन फॉर 60,000 ओनली। रिमेनिंग ऑप्शन तो हो गए लैब्स, ठीक है, रिमेनिंग ऑप्शन लैब्स हो गए। लैब्स हो गया मतलब कि अब सिर्फ हम 16,000 पे करेंगे, ठीक है। तो हम फिर 16,000 पे ही करेंगे जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन 16,000 शेयर्स ओनली, मतलब रिमेनिंग ऑप्शन लेफ्ट। हम बोल सकते हैं कि रिमेनिंग ऑप्शन जो है जा चुके हैं 4,000 वाले, ठीक है। कंपनी अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है, ठीक है। तो चलो अब हम पहले ये समझते हैं कि चालू कहाँ से होगा, 1 अक्टूबर से होगा कि जो है 31 मार्च से होगा, राइट। अब सी अगर ये देखें तो 10 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक ये जो हो रहा है ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। मतलब कि भले ही ग्रांटेड 1 अक्टूबर 16 है, ठीक है, पर अगर द ऑप्शंस वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 10 दिसंबर से 31 मार्च, तो जो है पीरियड है
उस पीरियड में ही जो है ये स्प्रेड होगा। ओके, तो इधर तो देखा जाए तो डेटा ही थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पर जो भी है इधर जो ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे ना 10 दिसंबर 16 से 17 के बीच में होंगे। अब एम्प्लॉय ने 16,000 शेयर्स ही एक्सरसाइज हुए हैं, रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड हो गए हैं। तो लैप्स्ड हो गए हैं तो इनकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में अब एंट्री क्या होगी, तो एंट्री तो वही है हमारी 16,000, ठीक है। 16,000 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 70 से। अब ये जो है 11,20,000, ये 11,20,000 जो है ये हमारा जो है बाकायदा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। अब देखो इधर ये भी समझना पड़ेगा कि इधर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ईसॉस अकाउंट डेबिट ऐसा कुछ भी नहीं करा, क्योंकि ये 1 साल के ऊपर की एंट्री नहीं है ना, ये 1 साल से ऊपर तक गया ही नहीं, ये तो 1 साल के अंदर ही हो गया जो भी हुआ, ठीक है। अगर आप देखें 1 साल के अंदर कैसे कि ग्रांट डेट है, ग्रांट डेट 1 अक्टूबर है और अभी क्या अभी एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। ग्रांट डेट अभी हुआ और अभी क्या अभी एक्सरसाइज हो गया, 1 साल तक ऊपर की बात ही नहीं गई, तो गुल्लक बनाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट उन्होंने क्या एंट्री करी, ईसॉस की जगह रिप्लेस कर देगा एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस से रिप्लेस हो जाएगा। ये कब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस से रिप्लेस होगा, जब जो है लेस देन 1 ईयर के जो है ऑप्शंस ग्रांट हो रहे हैं फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो ऐसे केस में हम समझे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस जब लेस देन 1 ईयर वाला सीन हो, ठीक है। तो हमारा क्या एंट्री होगी 16,000 इंटू 50, ठीक है। सबसे पहले 16,000 इंटू 50 आपको 120 के शेयर दे रहे 50 में, ठीक है। तो 70 आपकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। तो 70,000 इंट्रिंसिक वैल्यू है, 16,000 इंटू 50 तो आपकी तो हो गई बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया आपका, ठीक है। तो देखो यही एंट्री करी कि बैंक अकाउंट डेबिट करा 50 से 16,000 इंटू 50, फिर ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग की जगह एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस चले जाएगा 16,000 इंटू 70 जो है हमारा 11,20,000 ये सब बोल सकते हैं, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। तो मैं ईसॉस की जगह इधर ऑब्लिक करके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस लिख देता हूँ जब लेस देन 1 ईयर ऑफ वेस्टिंग पीरियड हो, तो पर्टिकुलर इसको इधर अमेंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब ये हमारी एंट्री हो गई। अब वही है कि एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना ही पड़ेगा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये एंट्री तो होगी ही होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एंट्री होती है ये जब मोर देन 1 ईयर वाली एंट्री होती है तब पर्टिकुलर गुल्लक बनती है, देन बैंक अकाउंट डेबिट ईसॉस टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इन केस जब 1 साल का ही है तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट और एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस है जो भी है ये P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये अपना। चलो अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या हुआ है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ग्रांटेड बाय कंपनी आर अवेलेबल, ठीक है। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर अवेलेबल है, ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2013 लिख लेते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कवर्ड है हमारे 525, ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय 100, ठीक है। ये 1 अप्रैल 13 का माहौल है, वेस्टिंग कंडीशन है अपने 3 ईयर की। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 1 अप्रैल 16 मतलब 31 मार्च 16, ठीक है। अब ये तो ठीक है, हमारा ऑप्शन भी ग्रांटेड है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, ठीक है। ये नॉमिनल वैल्यू 100 है, ओके, जैसे 10 होती है वैसे 100 है। एक्सरसाइज प्राइस 125 है, मार्केट प्राइस 149 है। तो जब मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दे के रखी है, ठीक है, तो मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट और एक्सरसाइज प्राइस दे के रखी है, तो सिंपल सी बात है 525 एम्प्लॉयज़ को 100 ऑप्शन दे रहे हो और डिफरेंस क्या है 149 माइनस 125, ये जो आया हमारा 24, ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। देखें तो इधर तो फेयर वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करना इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो सबसे पहले तो अपन इंट्रिंसिक वैल्यू देख रहे थे। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी 24 आ रही है कि नहीं आ रही, इंट्रिंसिक वैल्यू ये आ रही है 24, राइट। चलो ये हो गया हमारा, इंट्रिंसिक वैल्यू 24 है। फिर ग्रांट डेट हुई, वेस्टिंग डेट हुई, वेस्टिंग डेट तो 31 मार्च 16 जो अभी अपन ने बात करी, क्योंकि 3 साल बाद तो एकदम से वेस्टिंग डेट ही आएगी। और देखो एक्सरसाइज डेट 31 मार्च 17 है,
मतलब कि 1 साल का तो जो है वेटिंग पीरियड है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दिख गया। और देखो फेयर वैल्यू दे के रखी है आपको। जब फेयर वैल्यू वाला केस होता है मतलब वही 525 इंटू 100। अब ऐसे केस में 24 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 30 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू दे के रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वेटिंग पीरियड इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलो, अब हमको जो है पोजीशन 31, 3, 14 की देके रखी, 15 की देके रखी, 16 की देके रखी, 17 की देके रखी। 16, 17 के ऊपर बीच में जो लेफ्ट हो रहे हैं, जो भी सीन हो रहा है, इसको बोलेंगे फॉरफिट ऑप्शंस, क्योंकि 16 को हमारा वेस्टिंग डेट है देखो, और फिर एक्सरसाइज डेट है। ठीक है, 17 को क्योंकि हमको मिल रहे हैं तब शेयर्स ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसके बीच में जो भी लेफ्ट हो रहे हैं वो फॉरफिट ऑप्शन है। इसके पहले के जो ऑप्शन है वो लैप्स ऑप्शन है। तो इस बेसिस पे जो है हम कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो हमको जो डेटा है, डेटा देने के बाद सिंपल सी बात है। अब देखो तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमको जो 3 साल की जो डिटेल है हमने सब इसकी तो बात कर ली है। अब लिखा है कंप्यूट एक्सपेंसेस टू रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर। हमको ईच ईयर कितने एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना है, फेयर वैल्यू मेथड में, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में। एंड शो इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ द कंपनी बाय बोथ द मेथड। तो हमको जो है बाकायदा एक्सपेंसेस बताने हैं। ठीक है, और एक्सपेंस के साथ हमको क्या बताना है, शो इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, तो क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं। चलो, फेयर वैल्यू की बात करें तो स्टार्ट करते हैं फेयर वैल्यू से। अब सी, कब की बात है, ग्रांट डेट की बात है, मतलब 1 अप्रैल 2013 की। ठीक है, 1 अप्रैल 2013 मतलब हम 13-14 की बात करते हैं। चलो, कब ग्रांट हुआ, ये जो फेयर वैल्यू है, बाकायदा ये जो फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू हमारी 30 है। ओके, एम्प्लॉयज़ जो कवर्ड है वो 525 है, ऑप्शंस जो है वो 100 है। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब 13-14 की कोई सी डिटेल देके रखी है क्या, 13-14 की डिटेल क्या देके रखी है, वो ये है कि जो है हमारा एस्टिमेट एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर है वो 2% है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट है 15। ठीक है, तो एस्टिमेट एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2% है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट है 15। तो समझो, अभी 31/3/14 को हमको ये तो पता चल गया है कि 15 लोग लेफ्ट हो गए, पर एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर, अभी हमने क्या बात करी थी, अगर हम देखें हमारे नोट्स में, तो हमने ये बात करी थी कि जो हम एक्सपेंडिचर है, वो हम आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एम्प्लॉय लीव ड्यूरिंग द पीरियड या एक्सपेक्टेड टू लीव, ये भी समझ लेते हैं। ये दोनों चीज़ें देखते हैं, तब जाके उसके बाद जो हम अकाउंटिंग करते हैं जो भी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 525 में से हमने पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हमने 525 में से हमने 15 तो माइनस कर दिए, तो 525 माइनस 15। ठीक है, अब माइनस क्या करेंगे, 2% माइनस करेंगे 2%, तो इस तरीके से हमारा 489.804 आएगा। सी, अगर हम देखें तो यही हुआ, 489.804 आया। अब ये जो 489.804 ये एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं। सिंपल से बात है, ये एम्प्लॉयज़ ही तो निकलेंगे। जब एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर की बात करें तो एम्प्लॉय तो डिपार्चर होते हैं, पर 489.804 एम्प्लॉय तो होते नहीं है, 490 ही एम्प्लॉय होते हैं। अब 490 एम्प्लॉय है तो इंटू 100 किया तो 49,000 आया, राइट। तो यही बात हमको समझने की है कि 49,000 आया। अब ये जो 49,000 है बाकायदा 100 ऑप्शन है। ठीक है, और 100 ऑप्शन है और इंटू 30 तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है 1 सेकेंड, मैंने 49,000 एम्प्लॉयज़ बोल दिया, वो 49,000 एम्प्लॉयज़ नहीं है, इनफैक्ट 49,000 तो ऑप्शन है। अब ये जो 49,000 ऑप्शन है बाकायदा इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, अगर देखें तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमने बात कर ही ली थी, वो 24 है, पर अभी हम फेयर वैल्यू से कर रहे हैं। ठीक है, तो 49,000 इंटू 30 करा तो 14,70,000 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 4,90,000 आ जाएगा। ये हमारा आ गया ईयर 1 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ईयर 1 का हमने एक्सपेंडिचर ऐसे बुक कर लिया। या इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसकी एंट्री क्या करेंगे, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग और P&L टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, ये एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, चलो ईयर 2 आ गया, तो ईयर 1 का आप 4,90,000 तो मान के रखो। अब कैलकुलेशन ईयर 2 का कैसे होगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे रिवाइज।
ठीक है, जिसमें क्या होगा 525 में से 15 तो माइनस हो गए हैं, साथ ही साथ 10 भी माइनस हो जाएंगे। तो 525 में से हमने 15 माइनस किया, हमने 10 माइनस किया, फिर कितना हम 3% माइनस कर देंगे, -3%, तो ऐसे आएगा 485। ये जो 485 आया तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हुए 485 इंटू 100, ये हो गया इंटू 100, हमारा हुआ 48500। 48500 है, ठीक है। अब वही है 30 रुपीज़ की, तो ऑप्शन की वैल्यू है, ये है 14,55,000। 14,55,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 12 करेंगे तो 2 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर जो है ईसॉस में बुक हो जाना चाहिए 9,70,000। पर समझो ना कि 4,90,000 की बात करें तो 4,90,000 तो पहले ही था, 4,90,000 तो पहले ही बुक करके रखा हुआ था। तो ऐसे केस में जो है ईयर 2 का एक्सपेंडिचर है वो 4,80,000 है। ये ईयर 2 का एक्सपेंडिचर, ये ईयर 1 का एक्सपेंडिचर, ईयर 2 का एक्सपेंडिचर, और यही इन्होंने करा हुआ है कि जैसे कि ईयर 1 में 4,90,000 आया, फिर ईयर 2 की बात करी तो 525 में से वही 15 माइनस करे, 10 माइनस करा, तो इस तरीके से जो है 525 में से इन्होंने 15 माइनस किया, 10 माइनस किया, इंटू 0.97 किया, ठीक है, 0.97 किया क्योंकि 3% माइनस करा, फिर वही जो फेयर वैल्यू आई पूरा ही कैलकुलेट किया, 2/3 से मल्टीप्लाई करके 9,70,000 क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। और क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑप्शन के बाद जो है हमने वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल लिया सेकेंड ईयर का। फिर आती बात थर्ड ईयर की, ठीक है। अगर हम देखें ईयर 3 में भी, तो ईयर 3 में भी यही है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमने बात करी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में कितना हुआ 525 में से हम माइनस कर दो 15, फिर हमने माइनस किए 10, फिर हमने माइनस कर दिए 8, 492 हुए। नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे 100 थे, 49200। अब ये नंबर जो 49200 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 30 से, ठीक है, तो हमारा आ गया फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1,476,000। 1,476,000 में से सिंपल सी बात है क्यूमुलेटिव अपन ने 9,70,000 तो पहले से ही बुक करके रखा हुआ था, तो 5,06,000 आ जाएगा तीसरे साल। और यही एंट्री है, तीनों साल एंट्री यही होगी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग और P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये हमने एंट्री कर ली, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये 3 साल की एंट्री हमारी हो गई। तो 3 साल की एंट्री के बाद हमको ये फिक्स हो गया कि 492 लोग आने वाले हैं, 492 लोग लेंगे ऑप्शन 100 के, ठीक है। और उनके ही रिस्पेक्ट में जो 14,76,000 है, 14,76,000 की गुल्लक हमने बुक करके रखी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके बाद, मतलब कि जब वेटिंग पीरियड था, देखो आने थे हमारे 492, 100 के हिसाब से 100 ऑप्शन इनको देने के थे, और 14,76,000 हमने इनके नाम पे बुक कर लिए थे। आए कितने, ओके 480, 12 के ऑप्शंस हो गए फॉरफिट, राइट। क्या समझ में आया, 12 लोग जिनको 100 ऑप्शंस मिलने वाले थे 30 के भाव पे 36,000, ये ईसॉस गुल्लक जब फूटी है ना 14,76,000 की, 14,76,000 की गुल्लक फूटी है ना, उसमें से जो 36,000 है, 36,000 तो वापस से चले गए, ये एम्प्लॉयज़ को नहीं जाते हुए ये जनरल रिजर्व में चले गए। और यही हमारी एंट्री थी कि ये जो है 36,000, ये 36,000 की एंट्री ये है कि ईसॉस फूटा है, गुल्लक फूटी है, डेबिट हुई है, पर ये जो 36,000 है, ये 36,000 जनरल रिजर्व में चले गए। और बचे हुए पैसे, ये बचे हुए पैसे के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि इतने लोग आए थे। तो अगर हम देखें तो 480, ठीक है, 480 को 50 के भाव से, ठीक है, 480 है, इन्होंने ऑप्शंस लिए, 100 ऑप्शंस लिए, 50 के भाव से जो बैंक है, उस बैंक की एंट्री कितनी हुई, बैंक की एंट्री हुई हमारी 24 लाख की एंट्री हुई बैंक की। अगर हम देखें तो बैंक की एंट्री हुई 24 लाख की। देखते हैं बैंक की एंट्री में 24 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वन सेकेंड 480 एम्प्लॉय से 100 हमारे ऑप्शन से 48,000 ने, फेयर वैल्यू तो 30 है, एक्सरसाइज प्राइस कितना था 125 था, ओके 125 था, तो बैंक की एंट्री होगी 60 लाख से, तो 60 लाख से हमारी बैंक की एंट्री हुई, राइट, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट डेबिट हमारा कैसे होगा कि देखो 480 है, ठीक है, इनको 100 ऑप्शंस दे रहे हैं, राइट, और इनको फिर जो है 125 इनका एक्सरसाइज प्राइस है, ओके, ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट। ईसॉस तो इतना था कि जितना आपका बैलेंस था वो बैलेंस का बैलेंस पूरा इधर आ गया है, ठीक है।
14,76,000, 14,76,000 में से अगर हम देखें तो कितना माइनस होगा, 30,000 तो माइनस हो जाएगा ना। 30,000 कैसे माइनस होगा, 12,000 कि 36,000 माइनस होगा, 36,000 होगा, क्योंकि 12 लोग नहीं है ना, 12 लोग, 100 का ऑप्शन है 30, 36,000 माइनस हो जाएगा। तो 14,76,000 में से 14,76,000 में से 36,000 माइनस करो तो जो ईसॉस की एंट्री हुई वो 14,40,000 हुई। टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और यही एंट्री हुई है। ठीक है, बैंक अकाउंट है 60 लाख। ठीक है, अब जो हमने बात करी थी कि 14,76,000 में से 36,000 माइनस करो तो देखो 14,40,000, ये 14,40,000 कैसे आया कि 60 लाख तो था ही, 14,76,000 में से 36,000 माइनस करें 14,40,000। अब ये जो है टोटल 48,000 हमारे शेयर से, 48,000 हमारे शेयर से। सिंपल सी बात है कि इंटू 100 करेंगे तो हमारी नॉमिनल वैल्यू से शेयर कैपिटल बुक हो गया, हमारा बचे से सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। तो इस तरीके से हमने लेजर पास किया है। ठीक, हमने हर एंट्री के बाद जनरल एंट्री तो पास कर दी थी, और हमने जो है लेजर भी हमको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो समझो लेजर अकाउंट जब हमको बनाने हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ईयर 1 में हमारी एंट्री हुई, ईयर 1 में हमारी एंट्री हुई जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉस अकाउंट। तो देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में आपको हमेशा टू ईसॉस अकाउंट दिखेगा हर साल। ठीक है, हर साल आपको दिखा, ठीक है, कि 4,80,000 से, दूसरे साल, तीसरे साल 5,08,000 से, ये सब दिखता रहा। और यही जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट पीएनएल में भी जाता था। तो एक एंट्री ये होती थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये पीएनएल में भी इसकी एंट्री होती थी, राइट। ये तो होता ही था। अब जो हुआ हमारा ईसॉस अकाउंट, तो ईसॉस अकाउंट की बात करें तो ईसॉस अकाउंट जो है गुल्लक हमारी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस से भरती थी हर साल। इस साल भी भरी, फिर अगले साल भी भरी, अगले साल भी भरी, टोटल भर के इसमें 14,76,000 रुपये हो गए। अब जब 14,76,000 रुपये हो गए तो ये गुल्लक भरी है, इस गुल्लक ये फूटेगी ना, तो फूटेगी तो 36,000 तो जनरल रिजर्व में चले गए, क्योंकि वो ऑप्शंस ही फॉरफिट हो गए। ये हमने बात कर ही ली है। ठीक है, कुछ पैसे और आए हैं, कुछ पैसे किस रिस्पेक्ट में आए हैं, तो भैया हमने 50 में हम सामने वाले को दे रहे हैं ना, 120 के शेयर हम 50 में दे रहे हैं ना, तो एक तरीके से 480 लोगों को जिनको 100 ऑप्शंस के लिए जो आ रहे हैं। ठीक है, अब चलो वो 120 और 50 का तो सीन अलग है जब इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जब फेयर वैल्यू चलती है तो इधर तो एक्सरसाइज प्राइस 125 रुपये थी, तो ये 60 लाख जो है, ये 60 लाख इधर और आए हैं। और फिर जो है जनरल रिजर्व में तो गया ही गया, और इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब बटा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ओवर हुआ। सेम टू सेम इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए भी होगा, पर इंट्रिंसिक वैल्यू में ये याद रखना कि जो वैल्यू है वो 24 है, बाकी पूरा सेम है, पूरा का पूरा सेम। तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में वही था कि चलो हम क्वेश्चंस लेके आते, देखो क्या था कि वही 525 था नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो हमारा 525 था। 525 में सबसे पहले ईयर 1 की बात करें तो एक्सपेंडिचर हमने कितना बुक कर लिया होगा। अगर हम बात करें ईयर 1 में तो हमने एक्सपेंडिचर कितना बुक कर लिया होगा, 525। उसमें से हमको ये पता था कि 15 जा रहे हैं, -2%, वही 490 वाला सीन था। 49,000 तो करना ही था, 49,000 को 24 से मल्टीप्लाई किया, फेयर वैल्यू की जगह डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, तो 490 था, इनको 100 ऑप्शंस दे रहे थे 24 के रेट पे, तो एक्सपेंडिचर कितना था 490, 100 ऑप्शन 24 के रेट पे डिवाइड बाय 3 कर दो, 3,92,000 हमने एक्सपेंडिचर इधर डाल दिया था। फिर वही बात हुई कि 525 में से 15 माइनस किया, अगले साल अगर हम बात करें तो अगले साल और 10 माइनस हो गए, अगले साल और 3% माइनस हो गया, तो 485 हो गया। 485 को हम करें मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 485 को, हम 485 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑप्शन से 100 से, और इंटू करेंगे हम 24, इंटू हम क्या करेंगे 24 ही करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 7,76,000 हमारा टोटल आना चाहिए, और 7,76,000 में से 3,92,000 तो ले गए, तो 3,84,000 आना चाहिए। यही हुआ वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंडिचर। फिर यह 15-16 की बात करें तो देखते हैं क्या है, 525 में से क्या माइनस किया 15 और 10 माइनस किए, 15 माइनस 10, फिर हमने क्या माइनस किया -8 इंटू 100 इंटू 24,
11,80,800, उसमें से 7,76,000 माइनस कर दो तो 4,04,800 ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमने जब एक्सपेंडिचर इतना सारा बुक कर लिया, अब फॉरफिट हुए, अब गुल्लक फूटेगी। तो गुल्लक कितने की थी? 11,80,800 की। अब गुल्लक फूटी 12 एम्प्लॉयज़, 100 ऑप्शंस और इंट्रिंसिक वैल्यू 24, 28,800 की गुल्लक फूट गई। डिफरेंस जो है आपको दिख रहा है, डिफरेंस क्या है? 48,000 है, तो 48,000 इंटू 100 हमारी तो हो गई नॉमिनल। और सिंपल सी बात है, बैंक और ये जो है एक्सरसाइज प्राइस है, तो ये तो है ही 125 प्लस 24, तो ये जो डिफरेंस है 49, ये हमारा हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। और इस तरीके से जो है हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई है। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर हो गया हमारा, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर ये 3 था। अच्छा, फुल फ्लैज क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, बट ये इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक, देखा जाए इसमें से देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस क्वेश्चन में हम जो है, देखो प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, बट ऐसा क्वेश्चन कुछ ट्रिकीनेस नहीं है। बस ये लेंथ में बड़े हैं, ठीक है, कोई ट्रिकीनेस आपको नहीं दिखेगी। ये तो डमी कॉपी बनाई है, ये है मेन कॉपी, ये तो डमी है, ये मेन है, इसको काटना पड़ेगा। ओके, ये हमने कर लिया। अब हमारा इलस्ट्रेशन 4 ना, अब इलस्ट्रेशन 4 हमारा इलस्ट्रेशन 4 भी इजी है, देखा जाए तो इजी की कैटेगरी में भी वो आ रहा है। तो देखा जाए तो इलस्ट्रेशन 4 भी हम कर तो सकते हैं, चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 भी करेंगे। पर इधर समझो, इसके पहले जो हो रहा था वेरिएशन, जो पहले टाइप का क्वेश्चन था, उसमें वेरिएशन क्या हो रहा था? वेरिएशन ऐसा हो रहा था कि एम्प्लॉयज़ जा रहे थे, देखो 3 लोग तो होते हैं, एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो अभी तो एम्प्लॉय चेंज हो रहा था। अब ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन है वेस्टिंग पीरियड के, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट आप समझ रहे हो कि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ चेंज हो रहे थे। बेटर है कि वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड का भी हम अभी कर लेते हैं, और जो है ग्रेडेड वेस्टिंग, ये जो ग्रेडेड वेस्टिंग वाला कंसेप्ट है, ये ग्रेडेड वेस्टिंग वाला कंसेप्ट हम जो है नेक्स्ट में कवर करते हैं, राइट। तो वेरिएशन जो है हमारा वेस्टिंग पीरियड में, उसको हम अभी कवर कर लेते हैं। ओके, तो हम जो है अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट। क्या है? द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन इज ग्रांटेड बाय कंपनीज अवेलेबल। ग्रांट डेट दे के रखी है, ठीक है। तो जो ग्रांट डेट दे के रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कवर्ड है 500, ठीक है। ऑप्शंस जो ग्रांट है 100, तो 500 इंटू 100 कितने? 500 इंटू 100, चलो हो गया अपना 50,000, ठीक है। चलो फिर फेयर वैल्यू देके रख दिए, तो इधर तो कुछ इंट्रिंसिक वाला नाटक ही नहीं है, 3 इंटू 25 कर दो, ये हो गया हमारा 12,50,000। अब जो वेस्टिंग पीरियड है वो डिटरमाइन ऐसे है कि फॉर कंपनी अर्न 120 करोड़ और अबव आफ्टर टैक्सेस। क्या बोला है कि अगर कंपनी अर्न करती है 120 करोड़ या उससे ज़्यादा 2014-15 में, ठीक है, तो ऑप्शन जो है 31/3/15 तक वेस्ट होगा। मतलब कि स्टार्ट कब हुआ था ऑप्शन, अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 14, तो 1 साल के लिए रहेगा 31/3/15, ठीक है। तो ग्रांट डेट है हमारी, लिख लेते हैं इसको 1 अप्रैल 14। तो एक तरीके से जो है 1 साल तक ही जो है ऑप्शन वेस्ट होगा। चलो दूसरा देखते हैं। अगर कंडीशन ए सेटिस्फाई कभी नहीं हुई, ठीक है, और बट द कंपनी अर्न 250 करोड़, 250 या उससे ज़्यादा आफ्टर टैक्सेस इन 14, 15, 15, 16, ठीक है, 1 साल में 120 से ज़्यादा नहीं, और 14, 15, 15, 16 करके 250 से या उससे ज़्यादा तो हो गई है। तो ऑप्शन जो है वो वेस्ट हो जाएगा 31 मार्च 16 का, मतलब कि 1 साल की जगह हो जाएगा 2 साल, ठीक है। फिर आती बात कि कंडीशन ए और बी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो 31 मार्च 17 ऑप्शन वेस्ट होगा, ठीक है। पर अगर कंडीशन ए और बी सेटिस्फाई नहीं हुई, पर 3 साल का क्यूमुलेटिव 400 करोड़ या उससे ज़्यादा हो रहा है, 31 इन 17 को वेस्ट होगा, मतलब 3 साल, ठीक है। तो वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। चलो अभी अपन अपनी पोजीशन जो है 31 ईयर 1 का एंड है ना, तो 31/3/15
और हम देखते हैं। ठीक है, कंपनी ने अर्न करा 115 करोड़ आफ्टर टैक्सेस 14-15 में। 14-15 में 115 करोड़ आफ्टर टैक्सेस किया है ना। तो अगर देखे 115 करोड़ है तो पहली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी नहीं, क्योंकि उसमें 120 करोड़ या उससे ज़्यादा चाहिए। कंपनी ने अर्न किया है 15-16 में 140 करोड़, तो 140 से 115 मिला के 265 होता है, और 250 करोड़ से ऊपर चले गए हैं। तो ऐसे केस में जो ऑप्शन वेस्ट होगा वो 31/3/16 का होगा, मतलब ऑप्शन जो है वो 2 साल का हो गया ऑप्शंस। ठीक है, तो वो 2 ईयर का ऑप्शन हो गया। ठीक है, ड्यू टू कंडीशन, तो सबसे पहले जो है हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे, 500, राइट। 500 तो हमारे एम्प्लॉयज़ थे। हम जो है एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट। 500 एम्प्लॉयज़ थे हमारे, 500 एम्प्लॉयज़ थे, नंबर ऑफ ऑप्शन है 100, शेयर वैल्यू है 25, जो भी है 125, 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब इसको क्या डिवाइड बाई 2 करने का है क्या। अब डिवाइड बाई 2 करने से पहले सोचो तो सही, कंपनी ने अर्न किया तो इससे तो आपको वेस्टिंग पीरियड समझ में आया कि वेस्टिंग पीरियड 2 साल का है। पर अगर आप देखोगे कंपनी एक्सपेक्टेड वेस्टिंग डेट 31 मार्च 16, चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2 साल का। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू इंटाइटल टू ऑप्शन 474, तो 500 की जगह फिर हो गए वो 474 एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल। तो हम 500 थोड़ा ना देखेंगे, फिर हम 474 देखेंगे। तो अब जो बात होगी वो 474 इंटू कितना, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने, 100। ठीक है, इंटू 100, तो 474 इंटू 100। ठीक है, 474 इंटू 100। अब जो है ये नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गए। ये नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको कितने पे वेस्ट हो रहे हैं, फेयर वैल्यू है इसकी 25, ये इंटू 25 किया, बकायदा 11,85,000 आया, डिवाइड बाई 2 आ गया, तो 592500 आ गया। ये 592500 पहले साल का है। ठीक है, फिर वही जो है 31 मार्च 16 का। अब 31 मार्च 16 को कंपनी अर्न करी है 130 करोड़ 15-16 में। ठीक है, अब देखो 14-15 की बात करें तो कंपनी ने अर्न करा 115 करोड़, ये तो हो गया हमारा 115 करोड़ हो गया, और 130, तो 115 प्लस 130 कितना हुआ, 245, 250 से उससे तो ऊपर गया नहीं, पर हमने 30 साल का लिया, 160 प्लस 160 अगर हमने ऐड किया तो ऐसे में आ गया 405। अब 405 आया तो 400 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 3 साल तक के लिए वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटाइटल कितने हैं, 465। ठीक है, 465 इंटू 100 इंटू 25, ये हो गया 1162,500। अब 1162,500 है, 3 साल तक वेस्टिंग पीरियड है, इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 7,75,000 आएगा। और 7,75,000 में से क्या माइनस करेंगे, 7,75,000 में से 592,500 ये हम करेंगे माइनस, तो 7,75,000 जो है हमारा, ठीक है, उसमें से 592,500 माइनस करेंगे तो 182,500 आ जाएगा ईयर 2 का। और वैसे ही हम जो है ईयर 3 का कैलकुलेट करेंगे। ईयर 3 का कैसे कैलकुलेट होगा कि वही हम जो है 130 करोड़ तो अर्न हो गया इधर 15-16 में, 115 करोड़ इधर हो गया और 165 करोड़ इधर हो गया, तो 115 प्लस 130 प्लस 165 ये हो गया हमारा 410। ये भी 3 साल का था, वो तो 3 साल तक जा ही रहा है। तो ऐसे केस में जो है हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 450 है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, 450 इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन 100 है, बाकायदा जो है 45,000 के हमारे ऑप्शन है, और इसकी फेयर वैल्यू है 25 से मल्टीप्लाई करना है, 11,25,000 आया। 11,25,000 में से हमने क्या माइनस किया, 7,75,000 और 1,82,500, 7,75,000 माइनस 1,82,500, 167500 आया। 1 सेकेंड, ये क्या है, 11,25,000 है, ओके, 7,75,000 डायरेक्ट हमने माइनस किया, ओके 7,75,000 हमने माइनस किया तो 3,50,000 आया। और इस तरीके से जो है हमारा 16-17 का एक्सपेंडिचर आया। तो ठीक है, हमको एक तरीके से फॉर्मेट आ गया है कि फॉर्मेट कैसे हमको बनाना चाहिए। ठीक है, जो पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि एक टेबल है, किस टेबल से हमको क्रिएट करना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। कोई इतना खास क्वेश्चन ये भी नहीं था, ठीक है, बस प्रैक्टिस के हिसाब से हमने प्रैक्टिस करी है, पर इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इसको भी कट कर देते हैं, पर ये तो डमी है तो हमको इधर कट करना पड़ेगा, इस एरिया में कट करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी अटैच कर देंगे। ठीक है, उस हिसाब से जो है हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी।
तो फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन जो कंपनी ने ग्रांट किया है। तो ग्रांट डेट है 1 अप्रैल 2014, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 हमारी हो गई ग्रांट डेट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कवर्ड है, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमारे कवर्ड है ऑन ग्रांट डेट, तो वो है हमारे 50, ठीक है। बात करें तो फेयर वैल्यू देके रखा है इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह, वो तो 9 है। और जो है ऑप्शंस जो है हमारे 1000 है। अब द ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय सर्विंग कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर, तो ऑप्शन उनको वेस्ट होंगे जो कंटिन्यूसली 3 साल से सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वेस्टिंग पीरियड हमारा हो गया 3 ईयर, तो हमारा ईयर 1, 2 और 3 हो गया। अब प्रोवाइडेड शेयर प्राइस जो है 70 या अबव, तो 70 या अबव है तो 3 ईयर है। अब देखो 2 कंडीशन आ गई, तो सबसे पहले तो द ऑप्शन प्राइस वेस्ट टू एम्प्लॉय फॉर 3 ईयर फ्रॉम वेस्टिंग डेट प्रोवाइडेड शेयर प्राइस 70 या उससे अबव है, ठीक है। चलो अभी अपन देखते हैं शेयर प्राइस क्या है, समझते हैं। द एस्टिमेट और नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट व 48, तो जो कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट है ना, देखो एक तो वेस्टिंग पीरियड हमारा 3 ईयर है, ठीक है, और जो है अगर ये 3 ईयर की वेस्टिंग डेट है प्रोवाइडेड जो है 70 या उससे ज़्यादा की वैल्यू हो, तो 3 ईयर की जो कंडीशन पूरी करने वाले हैं, तो ऑप्शन विल वेस्ट टू एम्प्लॉय कंटिन्यूसली जो 3 ईयर के लिए है, शेयर प्राइस 70 या उसके अबव है। द एस्टिमेट और नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड द कंडीशन फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट वर 48, 31/3/15 को, 31/3/15 मतलब ईयर 1, 2 होगा हमारा 48, 16 को 47, और जो एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 45 है, ठीक है। अब देखो 14-15 की बात कर ली, 15-16 की बात कर ली, और 16-17 की बात कर ली, पर शेयर प्राइस एट दी एंड ऑफ 16-17 वो तो 68 है, और 70 या उसके अबव होगा तभी जाके जो है ये वेस्टिंग पीरियड 3 साल करेगा। मतलब 70 के अबव कभी नहीं हुआ तो वेस्टिंग पीरियड कितने साल करेगा, ये समझना पड़ेगा ना हमको। तो वेस्टिंग पीरियड तो नील हो गया ऐसे केस में। तो देखो समझो क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट दिस द कंपनी, देखो क्या लिखा है, द वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 कंडीशन, सर्विस कंडीशन 3 साल और मार्केट कंडीशन, ठीक है। अब मार्केट कंडीशन तो पूरी नहीं हो पाई तो एक्चुअल वेस्टिंग तो नहीं हो गई, फिर भी डिस्पाइट दिस कंपनी वुड रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑफ ऑप्शन इन 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड, फिर भी 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में चीज़ें जाएगी। तो वही बस अब क्या बचा, ये हो गया ना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमने बात कर ली, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्शन कितने, सबके 1000 तो ऑप्शन है, ठीक है। तो टोटल ऑप्शन हो गए, तो टोटल ऑप्शन अपने क्या, सबसे पहले तो अपने 48,000 ऑप्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ जो पर्सन है वो 48 है ईयर 1 में, ठीक। अगर हम बात करें तो फेयर वैल्यू था हमारा 9, तो 48,000 इंटू 9 डिवाइड बाय, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर है टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर हम देखें तो 4,32,000 है, और एक्सपेंसेस पर ईयर 4,32,000 डिवाइड बाय 3, ये हुआ हमारा 1,44,000। क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर में भी 1,44,000 हुआ, ठीक है। ये 1,44,000 होता है, देखते हैं चलो 1,44,000। हम दूसरे की बात करें तो अगले साल तो 47 हमारे एम्प्लॉयज़ थे, राइट। अगर हम देखें तो अगले साल तो हमारे कितने एम्प्लॉयज़ थे, 47 ही एम्प्लॉयज़ थे ना, 47 एम्प्लॉयज़ थे, 1000 ऑप्शन है तो 47,000 9 है, तो 47,000 इंटू 9, तो एक तरीके से 4,23,000। अब 4,23,000 है पर इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करेगा तो 2,82,000 है, जिसमें 2,82,000 है, जिसमें से 1,44,000 तो पहले के है, तो 1,38,000 आ गया, तो ठीक है। तो 1,44,000 प्लस 1,38,000 1,44,000 प्लस 1,38,000 कितना हुआ, 2,82,000। फिर थर्ड हमारा 45 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, 45 इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे ऑप्शन हमारे 1000 है, इंटू वही 45,000 हो गया। फेयर वैल्यू तो वही है 9, चलो ठीक है, 4,05,000 है, तो 4,05,000। अब 4,05,000 में माइनस करो
अगर 4,05,000 देखे तो 4,05,000 में से 2,82,000 हमने माइनस करे तो आया हमारा 1,23,000। ये सब चीज़ें हमने देखी तो ठीक है। देखो इधर भी आ रहा है 1,23,000, ये सब हमने करा। अगर हम देखें तो जो है कैलकुलेशंस में अगर हम देखें, नंबर ऑफ शेयर 48,000 था, फेयर वैल्यू हमने निकाली 48,000 इंटू 9, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था तो हमने 3 साल में सेग्रीगेट किया तो पहले साल में 1,44,000 है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन फिर 9 था, अगले साल 47 हो गया, उसके हिसाब से तो 4,23,000 हो गया। तो 2 साल का मिला के इसको इंटू 2/3 किया तो 2,82,000 हो गया, जिसमें पहले साल का तो 1,44,000 था, वो 1,44,000 तो हमने, ठीक है, वो 1,44,000 हमने माइनस किया और जो है हमारा डिफरेंस 1,38,000 आया। फिर अगले साल में वही है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो 9 है, 45,000 है, फेयर वैल्यू हमने निकाली, ठीक है, 4,05,000। वही 4,05,000 में सबसे पहले तो 2,82,000 तो पिछले साल का ही था, पिछले साल का क्यूमुलेटिव था, तो इस साल का 1,23,000 है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट था और साथ ही साथ हमने एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट तो हर साल की एंट्री तो यही होगी ना, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और पीएनएल अकाउंट एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो अपन ने कंपेंसेशन अकाउंट में फिर अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया। ऐसे करते हुए अपन ने कंपेंसेशन अकाउंट तो बनाया है। एम्प्लॉय ऑप्शन स्टॉक आउटस्टैंडिंग में अपन ने हर साल गुल्लक भरी और इस तरीके से हमारी जो गुल्लक है 2,82,000 हो जाती है। आखिरी में गुल्लक 2,82,000 हो जाती है, ठीक है। 2,82,000 तो तीसरे साल भी ऐसा ही है, 4,05,000 हो गया। अब इधर बैंक की एंट्री नहीं करी, क्यों नहीं करी बैंक की एंट्री? वो बैंक की एंट्री इसलिए नहीं करी क्योंकि सिर्फ फेयर वैल्यू के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग करनी थी। हमको तो ये देखना है कि 4,05,000 है। अब देखो 4,05,000 है और वेस्टिंग पूरी की पूरी नहीं हो रही है। हमने क्या किया कि 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड तक हमने रिकॉग्नाइज तो करा वैल्यू ऑफ ऑप्शन ओवर 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड, पर एट दी एंड सबको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन फॉरफिट हो गए, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन फॉरफिट हो गए। तो इसलिए हमको जो है ये वाली एंट्री टू जनरल रिजर्व करनी पड़ी। तो यही जो है, अगर आप नोट्स में देखोगे तो नोट्स में जो चौथा पेज का नोट्स था, एंड में इलस्ट्रेशन 5 में बताया हुआ है कि वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 कंडीशन। पहली सर्विस कंडीशन थी कि 3 साल तक कंटिन्यूस काम करना है, दूसरी मार्केट कंडीशन थी कि वैल्यू 70 रुपये होनी चाहिए, तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल करेगा। पर शेयर प्राइस जो है ऑन 31 मार्च 17, इधर लिखना था, सिंस द शेयर प्राइस ऑन 31 मार्च 17 वॉज 68, जैसे केस में एक्चुअल वेस्टिंग हो गई नील, एक्चुअल वेस्टिंग तो हो गई नील। तो यही था कि एट दी एंड सारा ESOS जो है वेंट टू GR, और डिस्पाइट दिस, मतलब वही डिस्पाइट दिस कंपनी शुड रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑफ ऑप्शन ओवर 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड 14/15 टू 16/17 तक जो है वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉपर लेजर अकाउंट भी बनेंगे, बट एट दी एंड ऑल द ESOS वेंट टू GR, ठीक है। तो सारे ESOS जो है GR में चले गया और इस तरीके से हमने जो है ओवर किया। अब हम जो है ग्रेडेड वेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट में। बस एक नई चीज़ ऐड करनी है, वो अटैच जो करनी है वो अटैच कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट अटैच कर लेते हैं। तो ठीक है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट को भी ऐड कर दिया गया है। ये जो फॉर्मेट है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे हम वर्क करेंगे कि जैसे ग्रांट डेट है, ग्रांट डेट हमने लिख दिया, इंटेंसिटी या फेयर वैल्यू हमने लिख दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमने ग्रांट डेट पे वो लिख दिया। फिर ईयर 1 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने इंटाइटल्ड है, क्योंकि बच्चे पे तो लैप्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑप्शन, टोटल एक्सपेंडिचर जो है अगर फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। फिर वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से डिवाइड बाय 3 करके एक्सपेंडिचर पर ईयर आएगा। तो एक्सपेंडिचर पर ईयर है तो ईयर 2 पे फिर एक क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर है। फिर जो है चेंज मतलब कि भैया वेस्टिंग पीरियड का चेंज हुआ तो जाके ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। वो वेस्टिंग पीरियड का चेंज क्या क्या चेंज हुआ, फेयर वैल्यू में चेंज हुआ, वेस्टिंग पीरियड में चेंज हुआ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में चेंज हुआ, ये सब चेंज को इधर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि इस मेथड से जो है हम हमारे सारे क्वेश्चंस को कर लें। ओके, तो हम जो ग्रेडेड वेस्टिंग है, अब ग्रेडेड वेस्टिंग वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट जो है वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।